पोखरा एवेंजर्स की शुरू की 5 हार के बाद कहीं ना कहीं वो, अगर आप कहें कि सेमीफाइनल की रेस से बाहर लगभग हो गए थे टेक्निकली वो बिल्कुल इन थे, लेकिन इन 3 मैचों में लगातार इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उनकी तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट है उनकी परफॉर्मेंस से एंड कि वी आर हेयर टू स्टे एंड वी आर ऑलरेडी अलाइव। इसमें कोई दौराय नहीं है, हम पूरी तरह से टूर्नामेंट में अलाइव हैं और कहीं ना कहीं आप जो ऊपर चल रही थी टीमें उनको खींचकर नीचे हम लाने वाले हैं। जो अब ग्राफ देखने को मिला है शुरू के 5 मैच और बाद के 3 मैचों में जो पोखरा एवेंजर्स का क्रिकेट देखने को मिला है वो बहुत अलग है। क्या अलग है वो आज आपको समझाने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंट किया है पोखरा ने शुरू के 5 मैच और इस 3 मैच के मुकाबले। लेकिन आज के मैच की अगर बात करें तो एक बहुत ही शानदार मैच कहीं ना कहीं देखने को मिला है। एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा शानदार मैच की नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर दिखाया पोखरा एवेंजर्स ने। और कहीं ना कहीं ओवरसीज की प्लेयर की बात करें काठमांडू नाइट्स की भी, एंड सबसे पहले काठमांडू नाइट्स ने यहाँ पर बैटिंग की। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कैसा रहा आज उनका? बिल्कुल, पहले हाफ की बात करें तो 56 पे 0, जी हाँ पहले हाफ में ये स्कोर था। अगर देखें बहुत स्लो शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब तेजी से पूरा जो फेस है, जो टैली है वो कुछ और ही बयान कर रही थी। उसके 10 पे अगर आखिरी 11 से 20 ओवर के बीच में देखें तो 108 रन बने, जी हाँ, सिर्फ 4 विकेट गिरे। विकेट का भी नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन रन्स भी देखिए आप, कहाँ इतने ज़्यादा रन बना दिए काठमांडू नाइट्स के बैट्समैन ने, और जो स्कोर पहुंचा वो 164। बिल्कुल 164 रन पहुंचा। अब आपको लग रहा है 164 बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अब जरा अंदर हमारे साथ चलिए इस एनालिसिस के, तो आप समझ पाएंगे कि क्या गलतियां हुई हैं काठमांडू नाइट्स से। एंड बैटिंग की बात करें, वीरेंद्रदीप सिंह और सोनम गौतम शुरू में आए। डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि एक वक्त को आप T20 के बोर्ड को, अगर हम T20 को पीछे के 20 को हटाकर वहां पर EST लगा दे तो गलत नहीं होगा। इस तरीके की बैटिंग रही है। शुरू के 15 ओवर में टीम का स्कोर था वो था 84 रन, बिल्कुल 85 रन। आप सोचिए, और लास्ट के 5 ओवर में टीम ने मारे 79 रन। यानी शुरू के 15 पिच में कोई ऐसी अलग बात नहीं थी, बॉलिंग भी ठीक ठाक थी, एवरेज बॉलिंग हो रही थी, पिच में खूब सारे रन से बटोरने के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा स्लो और पुअर इनिंग जो रही है। एंड वीरेन और सुनील की बात करें, मैं अगर हम बात करें, बहुत ही स्लो इनिंग रही है, जिस वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा। डेफिनेटली 40-50 रन मेरे ख्याल से काठमांडू ग्राउंड पर छोड़ के आया था बैटिंग कंट्रीब्यूशन। जरूर देखिए, शुरुआत तो बहुत ही पुअर रही, जिस तरीके से 8 ओवर में भी बहुत ही कम रन 30 बने, और फिर 10 ओवर में भी सिर्फ 56 रन बने, वो भी 90-10वें ओवर में थोड़ा सा गियर चेंज किया तब जाके ये स्कोर बना है। तो आप सेटअप होने के लिए, आप ओपनर्स हैं, आप सेटअप होने के लिए इतना लंबा वक्त नहीं ले सकते। आपको सेटअप होना होगा तो जल्द से जल्द सेटअप होना होगा। यहाँ पर एक प्लेयर ने ये करके दिखाया है, जो लास्ट मोमेंट पे आज उनका बल्ला ऐसा चला तब जाकर ये स्कोर ऐसा पहुंचा है, वरना तो ये स्कोर शायद 120-25 में लटक जाता। अगर क्रिकेट है, अगर वो पहली बॉल में आउट हो जाते, बात जरूर करेंगे उन प्लेयर की, तो वो अगर पहले में ही आउट हो जाते तो खत्म, 120 तक ये टीम, ये स्कोर रुक जाता। लेकिन यहाँ उनका बल्ला चला तो कुछ और देखने को मिला, पर ये शुरुआत जो हुई वो बहुत ही खराब हुई। और सबसे बड़ी बात जो रही सोनम गौतम की, वो अगेंस्ट द स्पिन बहुत ज्यादा खेलने के लिए जाते हैं। आज उनकी इनिंग में काफी देखने को मिला, 42 बॉलों में 45 रन उन्होंने किए। जरूर है, आपने बाद में आपने रन्स को थोड़ा बनाया, 2 ही चौके आपने मारे, स्ट्रगल आपने काफी किया, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। आप अगेंस्ट द स्पिन काफ़ी खेलते हैं, विद द स्पिन खेलेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, स्ट्राइक रेट भी आपकी बेहतर होगी अगर आप विद द स्पिन खेलेंगे। पर वो हार्ड है खेलना, वो बहुत हार्ड होता है खेलना, इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया अभी 5 सेकंड के अंदर कि विद द स्पिन खेलिए, उतना आसान नहीं होता, वो हर कोई नहीं कर पाता विद द स्पिन। लेकिन कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो इज ऑल द बेस्ट। वो फिर आप ही को खाएगा, वो डेंट जरूर करेगा, कभी ना कभी ठीक टाइम पर आके वो चीज डेंट कर जाएगी। आप रन्स कर रहे हैं, अचानक से एक दिन ऐसा आएगा, अच्छे वक्त पर जब जरूरत है तब अगेंस्ट द स्पिन बॉल खेलकर आप बॉल को खड़ी कर देंगे। बिल्कुल, और एंड वो अच्छा वक्त की बात, अगर हम टाइम की बात करें तो आज भी आप कह सकते हैं, अगर आप विद द स्पिन यहाँ पर खेलने की कोशिश करते तो कम से कम डेलीगेट को ये डेफिनेटली है कि आप 42 बॉलों में 70-72 की इनिंग या 75 की इनिंग के आसपास पहुंच सकते थे। अगेंस्ट द स्पिन ज़्यादा खेलने की कोशिश की, बाउंड्री बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ 5 चौके यहाँ पर निकाले हैं। वीरेंद्र
विरनदीप ने यहाँ बात करें 38 बॉलों में 32 रन बनाए, बहुत ही स्लो इनिंग रही है सूरज गौतम और विरनदीप सिंह के, जिसका खामियाजा जो है काठमांडू नाइट्स 40 करीब रन जो है उस ग्राउंड पर छोड़कर आया, जो पिच और कह रहा था कि आप हमसे बॉर्डर को ले आ सकते हैं, लेकिन वो दोनों ही ले जाने में नाकामयाब रहे। उसके बाद आए एलेक्स ब्लेक जिन्होंने धुआंधार 28 गेंदों में कंप्लीट आप कह सकते हैं T20 मसाला क्रिकेट उन्होंने खेला और ग्राउंड के हर तरफ ताबड़तोड़ 7 छक्के चौके लगाकर आरिफ का जो हाल किया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त स्पेल। बात जरूर बॉलिंग पे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक टॉप नॉच इनिंग रही है सिर्फ 28 गेंदों में उन्होंने 60 प्लस की इनिंग खेल दी। और उसके बाद अगर आप कहें उनके मधुरत और थोड़ा बहुत रियान बल ने एक आध शॉट लगाया, अच्छा हुआ कि जी एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अच्छा हुआ चलिए ज्ञानेंद्र मल्ला ऊपर नहीं है, कम से कम ये उन्होंने अच्छा किया, खुद को नीचे कर दिया, ये बेहतर है। चलिए आपने डिसीजन अच्छा लिया, कुछ तो बेहतर फैसला लिया आपने, और एलेक्स ब्लेक वगैरह को, रियान बल वगैरह को आपने ऊपर आने दिया, क्योंकि आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, ये शायद आप भी मान रहे हैं, तो चलिए ये अच्छी बात। जी अच्छी बात, क्योंकि जिस राउंड में ब्लेक आए थे उस राउंड में ज्ञानेंद्र मल्ला ही आते हैं। खैर, तो इस लिहाज से 164 कहीं ना कहीं बोर्ड पर काठमांडू नाइट्स लगाने में कामयाब रहा, थैंक्स टू लास्ट 5 ओवर, एंड उसमें भी सबसे बड़ा थैंक्स एलेक्स ब्लेक को यहाँ पर जाएगा। लेकिन फिर भी हमने कहा कि 40 करीब रन जो है वो उस ग्राउंड पर काठमांडू नाइट्स छोड़ के आए। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, आरिफ बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर जहीर की बात अगर हम करें, जहीर खान इस नेपाल टी20 लीग में किसी भी स्पिनर की तरफ से सबसे एक्सपेंसिव स्पेल उन्होंने अब तक दे डाला है। अगर हम 4 रन बात करें, 51 रन उन्होंने दे डाले। तो इस बॉलिंग को आप किस तरह से देखते हैं? क्या मैच के बाद, एक इनिंग के बाद एलेक्स ब्लेक से पूछा गया, जब मॉन्टी मिनेस्टर ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी बैटिंग बहुत शानदार है या फिर बहुत बैड बॉलिंग हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, बैड बॉलिंग नहीं हुई है, शायद मैं मिडिल बैट में ज्यादा अच्छे टाइम कर पा रहा था। आपको क्या लगता है? नहीं जरूर देखिए, हो सकता है कि अब बिल्कुल जैसे हमने देखा वहां पर शॉट आज बहुत जबरदस्त लगे, आज बहुत क्लीन शॉट जरूर मारे हैं। कहना होगा कि एलेक्स ब्लेक की जो पावर हिटिंग रही है उसका जवाब नहीं था। अगर यहाँ पर यही लाइन और लेंथ पर अमूमन बॉल रखते हैं जहीर, अगर हम देखेंगे इस टूर्नामेंट में, तो वो ज़्यादा कुछ चेंज करते नहीं है, गुगली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो कहना होगा कि आज डे नहीं था आपका। आज एक और बॉलर है जिनका आज डे नहीं था, आगे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन होता है यही लाइन लेंथ पर रखकर वो विकेट ले रहे हैं जी। तो आप उनसे ये नहीं कर सकते कि आपने क्या हो गया, बैड डे ज़रूर है, क्वेश्चन ज़रूर उठेंगे आप, और अपने आप को बेटर करिए अगले मैच के लिए, क्योंकि आपने 51 रन लीड किए हैं और आप स्पिन को भी एक लीड कर रहे हैं उस तौर पर। और उसके बाद यहाँ पर और भी है वजह, यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो प्रतीश जीसी से पूरे ओवर नहीं कराए जी। हाँ, 3 ओवर में 15 रन दिए उन्होंने, सिर्फ 1 विकेट भी निकाला, लेकिन पूरे ओवर उनको नहीं मिला। तुल थापा ने भी सिर्फ 2 ही ओवर कराए, 2 ओवर में 17 रन, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, 2 ही ओवर उनसे नहीं कराया। आरिफ शेख के साथ आप चले गए, बार बार मानकर चलिए आरिफ शेख यहाँ परमानेंट बॉलर नहीं है। ये अगर कोई समझे तो ये बेहतर होगा, 1-2 ओवर दे देना वो अच्छा होता है, लेकिन 4 ओवर पूरे मिलाकर वो भी अपने प्योर बॉलर्स के हटा कर दे देना, तो फिर प्योर बॉलर को रखिए मत, उनको निकाल दीजिए ना। ये कप्तानी में जरूर चूक है, तो बेहतर करिए अगर रिजल्ट आपको, और आज तो चलिए फेवर में आ गया, लेकिन बॉलिंग वे से ये कहीं फेवर में नहीं है ये रिजल्ट। ये तो चीजें, अब आप जीत गए तो आप ये सोचेंगे अरे इन सब बातों में क्या रखा है, मैच तो जीत गए ना, यही बड़ी कमजोरी है। इसलिए बड़े बड़े मौकों पर टूर्नामेंट ऐसे नहीं जीते, टूर्नामेंट ऐसे आप नहीं जीत सकते, यकीन मानिए। मैच जीत सकते हैं, टूर्नामेंट जीतना ऐसे नहीं। इन चीजों पे काम कर ही आप बड़े बड़े मैचेस, नॉकआउट मैचेस जीत सकते हैं, जो टूर्नामेंट जिताने में आपको हेल्प करते हैं। अब इस चेस की तरफ अगर हम यहाँ पर चले, ये चेस की बात करें तो अच्छा, फिर भी आप कह सकते हैं 160 प्लस का स्कोर था, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था बॉलरों के लिए, बॉलरों में काफी कुछ था। शुरुआत जबरदस्त हुई, जब पहले ओवर में सुमित महाराजन की बात करें और आसिफ जब ओपनिंग के लिए आए और लगभग 1 ओवर में 16 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। उसके बाद आसिफ का वो शॉट बिल्कुल हैरान करता है। पिछले ही मैच में उन्होंने इतनी बेहतरीन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, और उसके बाद इस तरीके की जो इनिंग, अचानक से इस तरीके के शॉट्स जो आते हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि प्लेयरों की जो मेंटालिटी है वो कितनी कमजोर हो जाती है, खास करके जब आप नेशनल टीम में खेलते हैं। क्यों? और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप एक आध सीरीज या मैच में तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा ICC इवेंट आता है, टूर्नामेंट की बारी आती है, तब ये प्लेयर्स बहुत ज्यादा लैग करते हैं। और उनमें से एक चीज नजर आई, आपने पिछले मैच में इतनी शानदार एक ग्रिटिंग टेम्परामेंट सोच समझकर इनिंग खेली, और उसे अगले ही मैच में आपने इतना गंदा शॉट खेलकर अपना विकेट थ्रो कर दिया। आसिफ और आरिफ हैं, दोनों की बात करें, दोनों आज शेख ब्रदर्स दोनों ही आज इतने खराब शॉट खेलकर आउट हुए हैं। इतने अच्छे शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मिली बिल्कुल नहीं। 16 पे 0 था, मिल भी गई थी जो आरिफ ने शॉट खेला, बिल्कुल आसिफ ने
बिल्कुल सही कहा आपने। और दोनों ही पहले आसिफ ने इतना खराब शॉट खेला, फिर अभी अभी आरिफ ने भी इतनी अच्छी इनिंग खेली थी। अभी कोई बाउंड्री उन्होंने नहीं लगाई थी, आराम से खेली थी उन्होंने जो उनकी प्रीवियस एग्जैक्टली यहाँ पर यही करना था। जब एक विकेट गिरा है, उनको आता है ये करना, ऐसा नहीं है कि उन्हें सिखाना पड़ेगा कि अब आपको तो आता है, आप तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस तरीके का क्रिकेट आकर सीधा आप भी शॉट के लिए जा रहे हैं, आप मिड विकेट के ऊपर से बॉल को गिराना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है। अभी आउट होके गए, दूसरी बॉल ही आपकी है, थोड़ा वक्त तो थोड़ा रुकिए तो सही, लेकिन आप भी चले गए और आपके जो आपसे पहले जो एक विकेट गिरे आसिफ, वो भी चले गए। लेकिन उसके बावजूद जो एक बल्लेबाज आए यहाँ, उपुल थरंगा और सुमित महाजन, जी हाँ माफ कीजिएगा, उन्होंने मिलकर जबरदस्त पार्टनरशिप की। भैया इसमें कोई दरार नहीं है। तो यहाँ बात अगर फर्स्ट हाफ की करें, फिर बैटिंग पे चलेंगे। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में यहाँ पर पोखरा एवेंजर्स ने किस तरह से रन्स किए कंपेयर टू काठमांडू नाइट्स? जरूर जबरदस्त। देखिए 2 विकेट गिरने के बावजूद यहाँ 82 रन किए 10 ओवर में, बहुत ज्यादा रन किए, ह्यूज रन किए। अगर हम देखें, आप काठमांडू नाइट्स के मुकाबले देखेंगे, जबरदस्त, बहुत रनों से आगे यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पर फिर सेम स्पीड यहाँ कंटिन्यू रखी, 86 रन टीम ने और जोड़ दिए और सिर्फ 3 विकेट का नुकसान हुआ। एक्सीलेंट खेले हैं और 2 बल्लेबाज हैं जो उनका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। अब आसिफ आरिफ के आउट होने के बाद यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी थी सुमित महाजन, जो कि ओपनिंग कर चुके थे और जिन्होंने एक आध इनिंग बहुत अच्छी दिखाई थी, अभी रिसेंटली साइन दिखाए थे कि वो भी अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। और वहां पर आए उपुल थरंगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं कैप्टन की अगर मैं बात करूं, क्या इनिंग रही है यान उपुल थरंगा की। अगर आप सुमित महाजन की इनिंग को अगर आप एक स्टेटमेंट में तौर पर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कुछ सिचुएशन में 30% उनका लग रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाकी जो 70% है उनके बेहतरीन शॉट्स रहे हैं, इसमें कोई दौरान नहीं है। लग कैसे है, पिछले मैच में सेम उनका एज लगा था। जी हाँ, पिछले मैच में भी उनका एज लगा था, उन्होंने ऐसे मारा, बॉल खड़ी हो गई थी पीछे, लेकिन वो जो है वो थर्ड मैन पे कैच कर गई। और आज जैसा हमने देखा, सारी बॉलें जो कैच जा रही है वो बाउंड्री के सीधा पार। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं 30% यहाँ पर आप लक को दे सकते हैं और 50% कुछ बेहतरीन शॉट्स उन्होंने लगाए हैं, जिसकी बात जरूर करेंगे। और आप सोचेंगे 20% कहाँ रह गया? 20% ब्रेवरी के लिए, क्योंकि फॉर्चून भी फेवर उन्हीं को करता है जो ब्रेव होते हैं, इसमें दौरा नहीं है। जिस तरीके की ब्रेवरी इनिंग उनकी रही है वो काबिले तारीफ है। और वो ब्रेवरी का एक छोटा सा एग्जांपल एंड वो भी था जब उन्होंने ओमर ज़ई पे खड़े होकर शॉर्ट बॉल पे 6 लगा दिया था। बहुत ज्यादा। इनिंग कैसी रही सुमित? बहुत जबरदस्त इनिंग रही है। कहना होगा इतनी यंग एज में आप ऐसा खेल रहे हैं, इससे बड़ा अजीब फील होता है, अजीब सा, मतलब खुशी सा महसूस होता है कि इतने यंग प्लेयर अब अपना करियर क्रिकेट में बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इस तरह के एज में आप इतने अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं। जब क्रिकेट अच्छा खेलेंगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा उस इनिंग से, आपका क्रिकेट बेहतर होगा। तो ये क्रिकेट वही है, बस थोड़े बहुत एज जो गए हैं वही थोड़ा सा, वही क्रिकेट का हिस्सा है। इसे अपने में मत लीजिएगा कि एज चला गया, वैच चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अब कोच कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। एज के बारे में जरूर आपसे कोच जरूर बोलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोच एज के बारे में ना बोले। तो एज के बारे में बोल रहे हैं, सुनिए, सुनना अच्छी बात है, लेकिन इस इनिंग से सीखिए बहुत। जब आपने उमर ज़ई पे वो छक्का मारा, कमाल का शॉट था, बेहतरीन खेले हैं। बिल्कुल। तभी 20% ब्रेवरी के लिए यहाँ भी आपको पॉइंट जाते हैं कि आपने जिस तरह से वो 6 मारा था पुल शॉर्ट बॉल में, वो बेहतरीन था। उसके बाद आपने शायद ब्लेक की बॉल पे 6 मारा था स्ट्रेट का, वो टॉप शॉट था, बेहतरीन शॉट वो लगा कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतरीन रही। और जब वो लास्ट में जब मैच जीत, ऑलमोस्ट वो लग रहा था कि पोखरा एवेंजर्स के लिए वो जीत गए इस मैच को, तब उनसे कुछ खराब शॉट्स लगे एक आध, तो उन्हें बाद में लगा कि यार मैंने बहुत गलत शॉट खेल दिया। और जब आप 76 पे आउट होकर जा रहे थे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन की मैं से फिनिश करना चाहता था, नहीं कर पाया। वो एक अच्छी चीज आपके अंदर दिखी कि आपको लगा कि नहीं यार मुझे फिनिश करके जाना था, 76 मार के मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी इनिंग रही है। अब यार उपुल थरंगा की इनिंग को आप इसमें किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल प्योर है। यहाँ पर वो एंकर सीनियर के रोल पर आप कह सकते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं, कोई खामखा का शॉट नहीं। जब जरूरत है, जब वो देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, तब वहां पर वो बॉल को खेल रहे हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत मैच्योर, एक एक्सपीरियंस का साफ नमूना हमें देखने को मिला, एक एग्जांपल हमें यहाँ देखने को मिला है। तो उपुल थरंगा तो खैर उनके बारे में अब इतना लंबा चौड़ा बोलकर कोई फायदा नहीं है। बहुत बेहतरीन प्लेयर है, कब से देखते आ रहे हैं। खैर बहुत जबरदस्त इनिंग है।
और कुशल मल्ला डेफिनेटली आपके मेंशन के बिना ये एनालिसिस तो खत्म हो नहीं सकता था। आपका जो छक्का था खास करके जबरदस्त बेहतरीन शॉट और उसी के साथ पूरा गेम आपने पैक कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर स्ट्राइक पे थे एंड इस तरह का मैच खत्म करने के लिए। खैर इस एनालिसिस की बात खत्म करने से पहले अब चलते हैं एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में। अब जरा आप बताइए 164 डिफेंड करने के लिए कहां चूक हो गई काठमांडू बॉलर्स? जरूर देखिए बॉलिंग में तो बहुत वीक हुई है आज, कहना होगा। जिस तरीके की बॉलिंग हुई है अविनाश मोहरा को छोड़कर, वो कहीं से भी नहीं लगा कि ये टारगेट चेस आप डिफेंड कर सकते हैं कहीं से भी। अविनाश मोहरा ने जो बिल्कुल पिन पॉइंट यॉर्कर बॉलें रखी है, अनलकीली उनके चौके चले। सुमित लकी रहे, ये अनलकी रहे। बिल्कुल सही, वो चौके वाली बॉल बिल्कुल नहीं थी। उन्हें रिग्रेट नहीं करना चाहिए अविनाश को कि मेरी वजह से ये हुआ है या नहीं। वो बॉल, उससे बेहतर बॉल नहीं डाल सकता है एक बॉलर कोई, लेकिन अब हो गया। वो क्रिकेट ही ऐसा है कि कहां से चौका चला जाएगा आपको भरोसा नहीं है। लेकिन अदर बॉलर बशीर अहमद, गौतम, किसी ने भी, सुनम गौतम की हम बात करें, किसी ने भी, और बाकी जो कमल हैरी ने भी कोशिश जरूर करी, पर स्पिनर्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए। स्पिनर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए और मैच जो है वो हाथ से बहुत जल्दी से निकल गया। बिल्कुल, और कहीं ना विकेट भी नहीं निकाल पाए। जी हाँ, इसमें कोई दरार नहीं। और कमल हैरी जब तक वापस आए लास्ट में, तब तक विकेट तो उनके पास 3 थे, लेकिन रन्स नहीं बचे थे जिससे वो डिफेंड कर सके। तो यहाँ पर पोखरा लगातार तीसरी जीत यहाँ पर कंप्लीट करी है और काठमांडू नाइट्स पिछला मैच पे बेहतरीन तरीके से जीता, ये फिर हार गया। यकीन मानिए टी20 लीग की, सिनेमा टी20 लीग की कंपेटिटिवनेस के मामले में तो बहुत सॉलिड चल रहा है। खास करके लुम्बिनी ऑल स्टार्स को छोड़कर बाकी 3 टीमों में रेस अभी भी जारी है कि आखिर सेमीफाइनल में कौन पहुंचने वाला है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल के साथ। इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, क्या कुछ बने हैं जाकर कम्युनिटी ऐप में चेक जरूर करिए। और आज परफॉर्मेंस ऑफ द डे जो भी होगा यंग प्लेयर, वो भी आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे शाम को फाइनली। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।